नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। साल खत्म होने से पहले बाजार का जोश हाई। आज नए शिखर पर बंद हुए इंडेक्स। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा उछला। सेंसेक्स तो निफ्टी की 200 अंकों से ज्यादा की छलांग। आज 3 आईपीओज की हुई लिस्टिंग। हैप्पी फॉरगिंग्स करीब 18% प्रीमियम के साथ 1001 पर हुआ लिस्ट, लेकिन सेरेडो ब्रांड्स और आरबीजेड ज्वेलर्स ने किया निवेशकों को निराश। 2023 में कैसी रही बाजार की चाल और किन सेक्टर्स के दम पर दौड़ा बाजार, देखिए बुलेटिन में बाजार ईयर स्पेशल। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान। कहा, मंदिर नहीं होनी चाहिए मुख्य मुद्दा, राम मंदिर की जगह महंगाई बेरोजगारी पर हो बात। सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को दी राहत। कोपरा की एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी। पटना में गंगा पर बनेगी केबल ब्रिज। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव के बाद से नाराज चल रहे पहलवानों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। अखाड़े में किए दो हाथ। बोले, एक हक की लड़ाई के लिए अखाड़ा छोड़ सड़क पर आना पड़े तो कौन बच्चों को सिखाएगा कुश्ती। घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली। 200 से ज्यादा फ्लाइटों पर इसका असर। एयर इंडिया का ऐलान, बिना एक्स्ट्रा चार्ज के फ्लाइट कर सकते हैं कैंसिल या रीशेड्यूल। खबरों की शुरुआत बाजार से, जहां तूफानी रफ्तार जारी है। आज भी सेंसेक्स निफ्टी ने नए रिकॉर्ड यहां बनाए हैं। इसका पूरा डिटेल आपको देंगे, लेकिन 2023 में कैसी रही बाजार की चाल और किन किन सेक्टर्स के दम पर दौड़ा है बाजार, ये पहले आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट सुमित मेहरोत्रा। सुमित, वैसे अभी तो 2023 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस साल में कैसे रही है बाजार की चाल अब तक की? तो 2023 भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार साल, जबकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में ही आपको करीब करीब 18 से 20% के आसपास के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर शुरुआत करी जाए फ्रंटलाइन इंडेक्स के साथ, तो 19% के आसपास की तेजी रही निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 18% का एक अच्छा उछाल देकर गया। पिछले 16 में से ऐसे 10 साल गए हैं जबकि मिड कैप इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है फ्रंटलाइन इंडेक्स को, और ये एक और साल ऐसा जबकि मिड कैप में 45% की बढ़िया तेजी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 55% की शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लीडिंग इंडिसेस में पीएसयू एंड रियल्टी इस बार के स्टार परफॉर्मर, जहां पर रियल्टी इंडेक्स में करीब 80% की शानदार तेजी, पीएसयू इंडेक्स करीब 77% की बढ़िया तेजी में रहा। कैपिटल गुड्स 65% चला। ऑटो नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब अच्छी तेजी के साथ ये भी बंद हुआ। 32% की तेजी रही फार्मा इंडेक्स में। पीएसयू बैंक स्टार परफॉर्मर 31% की बढ़िया तेजी। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 25% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो लैगार्ड्स थे वहां पर भी एक शानदार तेजी थी। मिसाल तौर पर आईटी 25% की बढ़िया तेजी, मीडिया 20% का उछाल, और मेटल डिस्पाइट ये सेक्टर के लास्ट आवर में चले लेकिन फिर भी 17% के आसपास की बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छे रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार बंद हो रहे हैं, इस साल की क्लोजिंग दे रहे हैं, और डबल डिजिट के आसपास के, हायर डबल डिजिट के आसपास के बढ़िया गेन्स के साथ इस साल क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी सुमित, ये तो रही ओवरऑल 2023 की बात। अब 2023 में बाजार रिटर्न के सुपर हाईवे पर दौड़ रहा है, लेकिन इस दौड़ में किस ग्रुप में सबसे ज्यादा रफ्तार रही है? देखिए, ये साल बढ़िया रहा बाजार के लिए, और इस बाजार की तेजी में अलग अलग ग्रुप्स की तरफ से एक शानदार प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले उस ग्रुप के साथ जिसने इस बारी सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया, वो है मुर्गप्पा ग्रुप। करीब 52% की बढ़िया तेजी इस ग्रुप में आते हुए दिखाई पड़ी। करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए के आसपास ग्रुप की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। हीरो ग्रुप हालांकि मार्केट कैप में उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी 83,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 50% का शानदार रिटर्न इस ग्रुप की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। बाबा कल्याणी ग्रुप रफली 34% की एक बढ़िया तेजी यहां भी देखने को मिली। 72,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इस ग्रुप की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप, करीब 27.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 30% के आसपास का जंप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। महिंद्रा ग्रुप की तरफ से रफली 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है, और 30% के आसपास की एक अच्छे जंप यहां पर भी मार्केट कैप में देखने को मिला है। हिंदुजा ग्रुप की तरफ से 25% का एक इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ा। रफली 2 लाख करोड़ के आसपास की ग्रुप की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप में रफली 3.25 लाख करोड़, कुछ एक्विजिशंस भी हुए हैं, और 20% के आसपास का जंप इस ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। बजाज ग्रुप एक नया माइलस्टोन 10 लाख करोड़ का अचीव हुआ। 20% की बढ़िया तेजी इस ग्रुप की तरफ से रही, और शानदार प्रदर्शन ग्रुप की कंपनियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। आईसीआईसीआई ग्रुप
करीब 9.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, रफली 13% के आसपास का इजाफा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो रिलायंस ग्रुप है, करीब 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 11% के आसपास का इजाफा ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर इस बार हमने आता हुआ देखा। एचडीएफसी ग्रुप करीब 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 6% का इजाफा, अंडर परफॉर्मेंस रही लेकिन फिर भी करीब 6% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। दो ग्रुप जहां पर नेगेटिव अंडर परफॉर्मेंस रही, उसमें वेदांता करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 9% के आसपास का डिक्लाइन ग्रुप मार्केट कैप में देखने को मिला। और अदानी समूह करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 28% के आसपास का डिक्लाइन इस साल में देखने को मिला। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा जो सरप्राइज और आउट परफॉर्मेंस रही है अगर उस ग्रुप की बात की जाए तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकारी कंपनियों में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है वहां पर करीब 48% के आसपास का जंप, रफली 33.5 लाख करोड़ इसकी वैल्यू पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक आउट परफॉर्मेंस पीएसयूज की तरफ से और इस बार के बड़े पावर हाउस में उनका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे सुमित। फिलहाल बाजार का हाल बता देते हैं। दरअसल आज बाजार में, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भी बाजार में बुल्स का जो रिकॉर्ड जोश था वो काफी हाई रहा। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी ने आज रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। सेंसेक्स 702 अंक चढ़कर 72,038 पर आज बंद हुआ है, तो निफ्टी 213 अंक चढ़कर 21,655 पर बंद हुआ है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, बताएं जरा, 2023 का पूरा आउटलुक तो आपने दिया, लेकिन इसके साथ ही अगर आज की बात करें तो तेजी के अहम पहलू आज के क्या रहे? देखिए, जोरदार तेजी के अंदर बाजार ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 72,000 के पार सेंसेक्स पहुंच गया। एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में खरीदारी, स्मॉल कैप में खरीदारी और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की आज बैंक्स चलते हुए दिखाई पड़े। बैंक्स में भी एचडीएफसी बैंक जो कि आज फ्रंट सीट पे था, पीएसयू बैंकिंग में खरीदारी थी, आईटी पार्टिसिपेट कर रहा था, मेटल में खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी और एक सेक्टर स्पेसिफिक अपमूव मार्केट के अंदर कंटिन्यू है। और ये पूरा साल 20% के गेन के साथ साल जो बाजार है वो खत्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ब्रॉडर बेस मार्केट्स में खरीदारी जारी है और आज की तेजी में बैंक का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा है। जी, इसके अलावा किन सेक्टर्स और शेयरों में आज ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर में आपको दिखाई पड़ेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। एक नोमुरा की रिपोर्ट का इंपैक्ट 4% ऊपर, हिंडाल्को 4.5% ऊपर, बजाज ऑटो 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एनटीपीसी, ओएनजीसी दबाव में रहे, ब्रिटानिया थोड़ी बहुत बिकवाली में और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3/4% के आसपास गिरावट यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एक दिग्गज चले हुए, उसमें हुडको करीब 8% चला, शारदा क्रॉपकेम 6.5%, पॉलीप्लेक्स करीब 5% और पॉली मेडिक्योर करीब 5.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मोतीलाल ओसवाल 3.5% नीचे रहा, सफारी इंडस्ट्रीज करीब 3.5% नीचे, कैस्ट्रॉल और वेस्ट लाइफ करीब 2.5 से लेकर 3% बिकवाली यहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। आज पीएसयू बैंक का दिन था तो पीएनबी 92 रुपये करीब 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, एसबीआई सब में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी ने 2024 में निवेश के लिए बेहतरीन और बड़ी थीम्स बताई हैं। अतुल सूरी ने कहा है कि इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और इंजीनियरिंग एक बड़ी थीम है, इनमें आप मुनाफा बना सकते हैं। 2008 के बाद जो मतलब डॉग सेक्टर रहा है वो है रियल एस्टेट। एक्चुअली 2023 का परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल से, मैंने उसके आंकड़े नहीं देखे, बट एज अ परसेंटेज हाईएस्ट सेक्टोरियल गेन शायद रियल एस्टेट में होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये सब सेक्टर्स जो हैं ये चलते हैं, ये शायद इतने ग्लैमरस या लाइमलाइट में नहीं आते, बट आप देखेंगे इनके बारे में 6 महीने साल बाद सब बात होगी। बट घूम फिर के जो थीम है वो थीम है इंडस्ट्रियल्स, वो थीम है इंफ्रा, वो थीम है इंजीनियरिंग और ये सब जो रिलेटेड प्लेज हैं which is domestic facing economy. मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें। आपको कल एक अच्छा खासा, मुझे लग रहा है, गैप अप मिल सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद आपको वापस एक ऑल टाइम हाई दिख जाए, पॉसिबिलिटी है। मुझे जो लग रहा है ना, आज शायद हम न्यू हाई लगा दें, आज ही ये पॉसिबल लग रहा है मुझे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आज है महीने का आखिरी बुधवार और ट्रेंडिंग सीरीज में नॉर्मली जो लास्ट बुधवार होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्मली सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डे होता है। जो टेक्सचर है 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक हमने ले लिया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते 2 स्टेप फॉरवर्ड की तैयारी चल रही है मार्केट में, तो शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में। और अगर आपको गलती करनी भी है ना तो लॉन्ग साइड पर करें। जो हमारा गोल्डन रूल है डिप एंड सिप,
मतलब हर डिप पर बाय करना है और अपने सिप को नहीं छेड़ना है इस मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से गोल्डन रूल पूरे 2024 में आप दोहराइए, बहुत पैसा बनता है। ऑल टाइम हाईज यहां पर छूता हुआ। और अब बात एफएनओ की। एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो दिग्गज हैं, उनसे बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करिए और हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर जाइए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं। और अब बात करेंगे आईपीओस की। बाजार में आईपीओ की बहार जारी है। आज भी बाजार में हैप्पी फॉर्जिंग की 18% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 1000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था। आपको यह बता दें कि हैप्पी फॉर्जिंग का आईपीओ 19 से 21 दिसंबर के बीच खुला था, जो कि करीब 64 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। और बाजार की खबरों के बाद अब बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल पित्रोदा ने कहा है कि धर्म एक निजी विषय है और इसे भारत में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कभी कभार मंदिर के दर्शन कर लेना तो ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड ए मॉडर्न नेशन। और भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचे। हरियाणा के गांव छारा के वीरेंद्र अखाड़े से दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी और राहुल गांधी काफी समय तक अखाड़े में रुके, जहां उन्होंने पहलवानों से एक साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती में 2-2 हाथ करते हुए भी नजर आए। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और लिखा है कि अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़कर अगर इन खिलाड़ियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चे को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपको बता दें कि पहलवानों और WFI की लड़ाई लंबे समय से जारी है। हाल ही में संजय सिंह को अध्यक्ष बनाने की बात पर नाराज साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने अवार्ड सरकार को लौटाने का फैसला किया है और काफी विवादों में इन दिनों ये बना हुआ है। 2024 में आम चुनाव होंगे, तो अभी क्या कहते हैं देश का मिजाज, क्या कहता है? 543 सीटों का सर्वे और आंकड़ों का विश्लेषण आज आवाज अड्डा में, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात कैबिनेट की फैसले की। आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोपरा की MSP पर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो वहीं इसके अलावा बिहार में गंगा का केबल ब्रिज बनाने पर भी मंजूरी मिल गई है। आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के गरी के दाम गिरे हैं। लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। तो वही कैबिनेट में और क्या क्या फैसले लिए गए, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट में आज क्या अहम फैसले किए गए? कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं।
एक फैसला नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए है, जहां कोपरा की एमएसपी बढ़ाई गई है 300 रुपए प्रति क्विंटल तक। कोपरा दरअसल दो तरह का होता है, इस एक को कहते हैं मिलिंग कोपरा, दूसरे को कहते हैं बॉल कोपरा। तो मिलिंग कोपरा की अभी एमएसपी थी 10,860 रुपए प्रति क्विंटल, उसे बढ़ा करके 11,160 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है, यानी 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा होता है बॉल कोपरा, जिसकी अभी एमएसपी थी 11,750 रुपए प्रति क्विंटल, उसमें 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब एमएसपी हो जाएगी इसमें आपको 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये इससे नारियल की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मुनाफा हो सके, इस सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और एक दूसरा फैसला लिया गया जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए, बिहार के दीघा पुल में दीघा से सोनपुर के बीच जो है, जो गंगा नदी है, उस पर एक 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। तो बिहार के दीघा से सोनपुर के बीच जो 6 लेन का केबल ब्रिज बनेगा वो गंगा नदी पर बनेगा। ये 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 3,064 करोड़ रुपए होगी। इससे एक तरह से कहें कि पटना बिहार की राजधानी से बाकी क्षेत्रों को जोड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा ये ब्रिज, और इसे 42 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। एक और फैसला, भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई है, ताकि दोनों देशों के बीच जो स्किल्ड वर्कर है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके आना जाना आसान हो सकेगा। इस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और क्रिप्टो करेंसी की चर्चा के बीच आरबीआई ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। देश के कई बड़े बैंक डिजिटल करेंसी में लेन देन की सुविधा दे रहे हैं, तो आखिर क्या है ये डिजिटल करेंसी और क्यों पड़ी हमें इसकी जरूरत, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे उत्तर भारत समेत जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में कोहरे का आलम यह है कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। अधिकतर इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घना कोहरा बने रहने की संभावना भी जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन। रोहन, बताएं जरा कैसा है मौसम का हाल? जी, इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली में ही घने कोहरे की चादर है। आज पूरे दिन ही हम कह सकते हैं कि इसी तरह की स्थिति रही। सूर्य के दर्शन बिल्कुल ही नहीं हुए, विजिबिलिटी बहुत कम रही। अगर हम आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो 175 मीटर है। सफदरजंग में तो 50 मीटर के लगभग पहुंच गई है, और इसका असर चाहे वो फ्लाइट्स का मूवमेंट हो उस पर या फिर ट्रेनों का मूवमेंट हो उस पर भी रहा है। फ्लाइट्स की अगर हम बात करें, कुल मिला के इस वक्त आईजीआई एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं। 4 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको कि जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे यात्री जो है सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें पहुंचना तो था दिल्ली लेकिन पहुंच गए जयपुर। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात करें तो करीब 40 ऐसे फ्लाइट्स हैं जो कि देरी से चल रहे हैं, और जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक एडवाइजरी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि यात्री घर से निकलने से पहले एक बार फ्लाइट की जानकारी ले लें, उसके बाद ही निकलें। आज एयर इंडिया ने भी एक सर्विस शुरू की फॉग केयर करके। उन्होंने कहा कि अगर फॉग की वजह से आपकी फ्लाइट देरी होती है या कैंसिल हो जाती है तो वो पूरा पैसा जो है वो बिना किसी अतिरिक्त उसके वो कैंसिल कर सकते हैं या रीशेड्यूल कर सकते हैं। बहरहाल मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर और डिप होने की संभावना है, और अगले 3-4 दिन ऐसे रहेंगे जब ये जो कोहरे की स्थिति है ये बने रहने की जो है उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब सोशल मीडिया कंपनी को अवैध लोन और अवैध बैटिंग वाले ऐप्स के विज्ञापन को बढ़ावा देना भारी पड़ेगा। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। खबर पर पूरी डिटेल लेते हैं। हमारे साथ असीम इस वक्त मौजूद हैं। असीम, बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ को बैटिंग ऐप, लोन ऐप, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें से कई सारे ऐप्स हैं जो कि अवैध हैं या लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने आईटी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है कि आप ऐसे ऐप्स के विज्ञापनों को बढ़ावा ना दें जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, गुमराह करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि आपको इन विज्ञापनों को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका सेफ हार्बर आपसे छीन लिया जाएगा और सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, या सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो इनके मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। तो सरकार को लगता है कि ऐसा करने से खासतौर पर जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स हैं, लोन ऐप्स हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनके ऊपर रोक लग सकेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत यात्रा दूर दूर तक पहुंच रही है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।